consists of two thin plates separated by a small distance. Separated by a small distance. अब बेटा हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा है? देखो इसमें हमारे पास दो प्लेट्स हैं। हमारे पास क्या है? दो प्लेट्स, और उन दो प्लेट्स का शेप जैसा मर्जी यूज करें। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसकी ये दो प्लेट्स हैं। इसकी क्या है? ये दो प्लेट्स हैं। तो इन यहां पर इन प्लेट्स का शेप कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ द प्लेट? ट्रायंगुलर। तो अगर मेरे को एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट निकालना होगा तो एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट विल बी लेंथ इनटू विड्थ, and distance between the plates is this small d. This small d is the distance between the plates. ये प्लेट का शेप सर्कुलर भी हो सकता है। जैसे ऐसे करके मैं सर्कल में दो शीट्स को काट दूं, उनको ऐसे करके रख दूं, राइट, सर्कल में दो शीट्स को काट दूं, तो यहाँ पर जो मेरे सर्कल का एरिया होगा तो दैट विल बी द एरिया ऑफ द कैपेसिटर, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा d, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये भी मेरे पास एक क्या बन गया? कैपेसिटर बन गया। यहाँ तक क्लियर है, राइट? राइट डाउन बेटा, इसके अंदर लिखो let d small d be the distance between the two plates of the capacitor. Let small d be the distance between two plates of the capacitor. Two plates of the capacitor. Full stop. हमारे पास यहाँ पर दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और इन दो प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? d. प्लेट R is given positive charge plus small q given charge plus small q, and plate S is given equal negative charge minus q, and plate S is given equal negative charge minus q. Full stop. Let plus sigma be the surface charge density, plus sigma be the surface charge density on plate R, and minus sigma be the surface charge density, on plate S, of plate S. इसके बाद बेटा साथ में जोड़ा मतलब
चलिए बेटा यहाँ पे सभी। अच्छा बेटा, अभी बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी थोड़े से लेक्चर्स पहले, ड्यू टू अ शीट, और शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और उसमें आई थिंक सो हमने दो स्पेशल केसेस किए थे। हमने बोला था कि अगर प्लेट्स है, इसके ऊपर प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा है, तो उनके बीच में कैपेसिटेंस क्या हो जाती थी? दोनों प्लेट्स के कारण एड अप हो जाती थी, तो नेट कितना आ जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। दोनों प्लेट्स के राइट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? 0, और लेफ्ट साइड पर भी कितनी होती थी? 0। तो बीच में आती थी दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहां तक क्लियर है सबको? राइट। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इसके इक्वल होता है दैट इज dV upon dr, dV upon dr के इक्वल होता है। अच्छा, अब मेरे को एक बात पता है कि बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहे, क्यों नहीं वेरी कर रहे? क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, आपने बोला सर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो वैसे कांस्टेंट है, सिग्मा का वैल्यू कांस्टेंट, वैसे कांस्टेंट। तो यहां पर जहां पर भी मैं जाऊंगा हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। अच्छा देखो, अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ रहा है, और वो कब आता है कांस्टेंट? कांस्टेंट कब आता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 4x है, तो 4x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? dy by dx कितना आएगा? 4। तो यानी कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तभी उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा। अगर यहाँ पर x के बजाय अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, तो क्या यहाँ पर ये क्या था? इसका डिफरेंशिएशन क्या था? अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता तो क्या था? 8x आता। तो 8x आता तो डिफरेंशिएशन क्या कांस्टेंट आया? नहीं, कांस्टेंट नहीं आया, वो वेरी कर रहा था। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर जो सा इक्वेशन है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x। सिमिलरली वो बोल रहे हैं कि E इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमारे पास जो सा पोटेंशियल है दैट इज V, यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन किसकी कर रहे थे? y की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? v की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यानी कि v क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? डिस्टेंस के है। तो अब हमने dv को v लिख दिया और डिस्टेंस को d लिख दिया, तो यहाँ से मेरे पास v का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इनटू d, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ से बेटा मेरे पास v का वैल्यू किसके इक्वल आया? दैट इज v इज इक्वल टू e इनटू d। यहाँ तक क्लियर है सब? v is equal to e into d। Now I put the value of e। e का वैल्यू कितना है? That is sigma over epsilon। sigma over epsilon पुट कर दिया। Now I will put the value of sigma। sigma का वैल्यू मैंने निकाला, sigma का मैंने वैल्यू निकाला यहाँ से, और यहाँ से निकाल के इसके अंदर पुट कर दिया। sigma का वैल्यू किसके इक्वल होता है? That is sigma is surface charge density, that is total charge डिवाइडेड बाय एरिया। तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एरिया, और यहाँ पर मैंने सिग्मा का वैल्यू पुट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गया, पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ गया? V इक्वल टू QD अपॉन एप्सिलॉन। अब मैंने आपको बोला कि मैं पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और उसको किसके फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा? हर कैपेसिटेंस के केस के अंदर, दैट इज C इक्वल टू Q अपॉन V। C इक्वल टू Q अपॉन V। और यहाँ पर अगर मैं इस V का वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ, इस v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्यों के साथ क्यों कैंसिल हो जाएगा? तो होना जाएगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट v बाय v। यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सबसे पहले एरिया के ऊपर। एरिया के ऊपर कैसे? अगर प्लेट का एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा, अगर एरिया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट फॉर अ वैक्यूम। इट डिपेंड्स अपॉन अ मटेरियल। एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। यहां तक क्लियर? अच्छा, अगर मेरे पास अभी मैंने बोला जब मैंने फोर्स का फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था जब मैं फोर्स निकालनी है तो मैं एप्सिलॉन नॉट यूज करूंगा। अगर कोई ऑयल डाल देता हूं, लेट से एप्सिलॉन का मटेरियल डाल देता हूं, इसके अंदर एक ऐसा चीज डाल देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन, तो मेरे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, देन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। जब एयर है तो एयर का एप्सिलॉन नॉट आ गया, जब कोई मीडियम डाला उसका एप्सिलॉन है तो उसका एप्सिलॉन आ गया। और आपको पता होगा कि एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला याद है, दैट इज relative permittivity is nothing but permittivity of the medium over permittivity of the air. It is just like a relative density, that is density of material divided by density of the water. तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, तो हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी बाय डी। अच्छा, एप्सिलॉन आर को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां से क्लियर है बेटा, समझो पक्का। तो बेटा राइट, इस सारी डेरिवेशन को नोट आउट कर लो और इस चीज को भी बेटा नोट आउट कर लो। इसके बाद लिखो बेटा, नोट बनाओ, नोट above equation confirms that capacitance is determined geometrically because it depends upon the dimensions of the capacitor. Because it depends upon the dimensions of the capacitor. Because it depends upon dimension of the capacitor. Second लिखो, the capacitance C of parallel plate capacitor, the capacitance C of parallel plate capacitor is independent of the charge on the capacitor, is independent of the charge on the capacitor or potential difference between the plates of the capacitor, or potential difference between the plates of the capacitor. Third point लिखो बेटा, if the dielectric of permittivity epsilon is like that, this
epsilon. If dielectric of permittivity epsilon occupies the space between the conducting plates, then capacitance C is given like epsilon A by D, और epsilon का वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज epsilon नॉट into epsilon r के इक्वल आ गया, और यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज को पुट करूंगा बेटा तो जस्ट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय epsilon नॉट A by D. इसके बाद देखो बेटा एक लाइन छोड़ के, अच्छा अब बेटा जैसे हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जब हमने कैपेसिटर के बीच में देखा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे करके आ रही है. इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बीच में यूनिफॉर्म है और पैरेलल है. अच्छा, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस होंगी, अपनी तरफ आ रही होगी, जहां पर डेंस होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होंगी, जितना उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, और जहां पर वो पैरेलल है, उनके बीच में डिस्टेंस ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट. अरे जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो उसके बीच में तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, बट एंड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी दोज आर समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से करके कैपेसिटर्स के एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे करके, ठीक है. तो जो एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि कैपेसिटर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, और एंड्स पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म. अंदर वेरी नहीं कर रही है पर एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा और कम हो रही है, ठीक है. ये जो सा एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, इस चीज को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट, FRINGING, फ्रिंजिंग इफेक्ट, और एज इफेक्ट, EDGE, एज इफेक्ट, फ्रिंजिंग इफेक्ट और एज इफेक्ट. इस चीज को बेटा ड्रॉ कर लो और लिख लो. लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E is uniform. Electric field E is uniform. E is uniform in the center. Electric field E is uniform in the center. E is uniform in the center. और एक लाइन छोड़ के लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E is non-uniform. E is non-uniform at the edges. Is non-uniform at the
edges, full stop. It is known as fringing or edge effect. Fringing or edge effect. और एक लास्ट पॉइंट लिखो बेटा, charged capacitor have attractive electrostatic force, between walls. राइट बेटा, आज के लिए बहुत है। थैंक यू।